इन 25 सालों में कैसा अनुभव रहा है आपका? 1984 से हम लोगों ने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी और 2024 यानी 40 साल हो गए। 2 साल में छात्र आंदोलन से बनी पार्टी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का कारण क्या रहा कि आपने इतनी बड़ी नेशनल पार्टी को छोड़कर 3 से 4 साल में बनी एक पार्टी जो छात्र आंदोलन से छात्रों के द्वारा बनाई गई पार्टी को आपने ज्वाइन किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूं। अपने राज्य के प्रति जो उनका लगाव है, प्रेम है, वो इनकी नज़रों में नज़र आता है। पहली बार झारखंड में सरकार बनी थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे मुख्यमंत्री दिए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आए हैं। क्या वो लोग माटी की बात नहीं करते थे? भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आपको ऐसा लगा कि झारखंड हित में नहीं काम हो रहा है? विरासत में हमें कुछ नहीं मिला। हमें किसान परिवार से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पहले आप सीपीआई में रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में, जब आप कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आए, कुछ परिस्थितियाँ होती है, कुछ मजबूरी होती है। लगभग 2 महीने पहले आपने पार्टी ज्वाइन करते हैं और आप टिकट लाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ के जो समीकरण थे, उस समीकरण में उन्होंने हमको फिट पाया। जिस तरह से लोग 24 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, वो राजनीति हम नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम घूम फिर कर देखें तो जयराम महतो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे सभी पार्टियां चल रही हैं। जेल के में है कि बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा है। जिनको अपनी झारखंड की मिट्टी से प्रेम है, वो सारे लोग एक जगह हैं। विषम गुरु कहे जाने वाले, झारखंड आंदोलनकारी कहे जाने वाले, वो भी तो माटी और झारखंड की बात करते हैं। अगर जेएमएम गलती नहीं की होती तो शायद झारखंड अलग राज्य का जो मुद्दा था उसी वक्त सुलझ गया होता। 10 साल में सांसद प्रतिनिधि रहते हुए विस्थापितों के लिए क्या काम किया आपने? इन सब मसलों को लेकर कभी जयंत सिन्हा से बात होती थी? मैं सांसद तो नहीं था ना। डीसी मैडम, हमारे सांसद, विधायक सारे लोग थे। हम लोगों ने दिखाया कि यह सरकार का आदेश है गर्भ जरुआ जमीन के सवाल पर, तो इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है? टंडवा नॉर्थ कनपुरा पावर प्लांट है, वहाँ भी किसानों को गर्भ जरुआ जमीन का भुगतान किया गया, तो मेरे केरेडारी और बड़का गाँव में फिर से क्यों नहीं भुगतान हो सकता है? अगर आपको जनता चुन कर अगर झारखंड विधानसभा भेजती है तो पहले 3 ऐसे काम क्या करेंगे आप? ईडी के जो रेड हैं, इस बात के सबूत हैं कि छींटे जो भ्रष्टाचार के आप पर लगे हैं, करप्शन के लगे हैं, ईडी की जो नज़र आप पर पड़ी है, क्यों पड़ी है? आपका कहने का मतलब है सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है? जी, उस क्षेत्र के जो रैयत है, उस क्षेत्र की जो जनता है, प्रभावित लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनके अंदर की ये आवाज़ है। अगर टाइगर जयराम महतो की अगर सरकार नहीं बनती है तो कानून कैसे बनेगा? किसी भी कंपनी में 75% स्थानीय लोगों को हम रोजगार देंगे। आप जाके एक सर्वे करके हमको आप बता दीजिए कि उसमें 75% सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उनको नौकरी मिला। झारखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। छात्र आंदोलन से शुरू हुई जेबी केसेस एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई। उनके अध्यक्ष बने टाइगर जयराम महतो। फिलहाल हमारे साथ जो फ्रेम में दिख रहे हैं वो परिचय के मोहताज है नहीं। बड़कागांव विधानसभा से जयराम महतो ने बालेश्वर कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल हमारे साथ बालेश्वर महतो जी हैं, बालेश्वर कुमार जी हैं हमारे साथ। दादा, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार करते हैं बेटी। दादा, आपकी राजनीतिक सफ़र 20 से 25 सालों का रहा है। इन 25 सालों में कैसा अनुभव रहा है आपका? देखिए, राजनीतिक जो सफ़र है वो 20 से 25 सालों का नहीं है, 40 सालों का ये सफ़र है। 1984 से हम लोगों ने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी और 2024 यानी 40 साल हो गए। 24 में हम लोगों ने छात्र राजनीति से अपनी राजनीति की शुरुआत की। संघर्षों के बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। नेशनल पार्टी को छोड़कर 2 साल में छात्र आंदोलन से बनी पार्टी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का कारण क्या रहा कि आपने इतनी बड़ी नेशनल पार्टी को छोड़कर 3 से 4 साल में बनी एक पार्टी जो छात्र आंदोलन से छात्रों के द्वारा बनाई गई पार्टी को आपने ज्वाइन किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूं। 1998 में मैंने झारखंड के लिए लड़ा, आंदोलनों में हिस्सा लिया, जेल गया, मार खाया और मुझे झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा मिला। राष्ट्रीय पार्टी
में रहने के बावजूद भी देखिए उसके जो कुछ इशूज़ हैं, उसके जो कुछ मुद्दे हैं, वो अलग मुद्दे हैं, लेकिन जो क्षत्रिय दल हैं उनके जो अलग मुद्दे हैं, क्योंकि माटी और अपना जो धरती का प्रेम है, अपनी मातृभूमि का प्रेम है, अपने राज्य के प्रति जो उनका लगाव है, प्रेम है, वो इनकी नज़रों में नज़र आता है। इस बात को हम लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय दलों का अलग इशू है, क्षेत्रीय दलों का अलग इशू है। और हम लोगों ने टाइगर जयराम के आंदोलन का हिस्सा बना। टाइगर जयराम ने जिन सवालों को लेकर छात्र राजनीति से अपनी आंदोलन की शुरुआत की, अपने दल की शुरुआत की, अपनी पहचान बनाई, तो इन मुद्दों के साथ हम लोगों ने टाइगर जयराम के साथ गया। लेकिन आपने क्षेत्रीय पार्टियों की बात की, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आप उसमें 10 साल सांसद प्रतिनिधि रहे हैं बड़कागांव से। लेकिन जब पहली बार झारखंड में सरकार बनी थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा जैसे मुख्यमंत्री दिए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से निकल कर आए हैं। क्या वो लोग माटी की बात नहीं करते थे? देखिए, माटी की बात करना अलग चीज़ है। वो उनका जो नेतृत्व है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व के इशारे पे काम करते हैं। उनका जो सेल्फ या अपने तरीके से डिसीजन लेने का कोई अधिकार इनको नहीं है। और रीजनल जो इशू होते हैं या रीजनल जो पार्टियां होती है, उनको किसी भी मुद्दे पे फैसला लेने का अधिकार स्वयं होता है। ये बात हम लोग मानते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, क्षेत्रीय पार्टियों की बात करते हैं। लेकिन नेशनल पार्टी में जो डिसीजन लिया जाता है वो आप बोल रहे हैं कि दिल्ली से लिया जाता है? जी, दिल्ली से लिया जाता है। उनका तो कुछ है, जो रिमोट कंट्रोल है, रिमोट जो बोलता है, तो वो काम राष्ट्रीय दलों का होता है। और क्या, अपना सेल्फ डिसीजन लेने का उनका कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कितने साल रहे हैं आप? हम लोग लगभग 12 सालों तक भारतीय जनता पार्टी में अपनी ज़िंदगी और जवानी दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आपको ऐसा लगा कि झारखंड हित में नहीं काम हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में रहने का मतलब है, हम लोगों ने महसूस किया, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी में रहने का एक जो सबसे बड़ा जो कारण हम लोगों ने समझा कि हमारी कोई पृष्ठभूमि या फिर हमारा जो विरासत जिसको आप बोलिएगा, कि विरासत में हमें कुछ नहीं मिला। हम एक किसान परिवार से आते हैं और हमने कहा ना कि 40 वर्षों में हम अपने संघर्षों के बदौलत आज इस मुकाम पे आए हैं कि JLKM और टाइगर जयराम ने हमें इस काबिल समझा कि ये बड़कागांव विधानसभा का प्रत्याशी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी से पहले आप CPI में रहे हैं। जी। CPI में रहने के बाद उस समय क्या डिफरेंस आपको दिखे? हम अगर कंपेयर इसके लिए कर रहे हैं कि हम फिर आपकी पार्टी के बारे में भी आएंगे, लेकिन हम कंपेरिजन जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में, जब आप कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर BJP में आए, क्या दिखा आपको उसमें? देखिए, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती है, कुछ मजबूरी होती है। और मैंने कहा ना कि मेरा कोई विरासत में हमको नहीं मिला, और कहीं न कहीं हमको लगा कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। मैंने अपनी उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं किया, और हो सकता है कि ये दल जो बदलने का मामला है, ये इसका कारण हो सकता है। लगभग 2 महीने पहले आपने पार्टी ज्वाइन करते हैं और आप टिकट लाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो लोग छात्र आंदोलन से जुड़े थे उन्होंने सोशल मीडिया पे नाराज़गी जाहिर की, और उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक के जो इश्यूज हैं, मैंने कहा ना कि टाइगर जयराम, उनको जो छत्र की जो राजनीतिक हालात थे या फिर यहाँ के जो समीकरण थे, उस समीकरण में उन्होंने हमको फिट पाया और हमको उन्होंने कैंडिडेट बनाया। लेकिन जो छात्र आंदोलन से जो छात्र जुड़े थे, उनकी भी मंशा थी कि एक युवा चेहरा दे जयराम महतो और उस तरह से लड़ाई लड़ा जाए जिस तरह से हम 2 साल से 3 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। देखिए, ठीक है कि उसमें छात्र आंदोलन से जो शुरुआत जिन लोगों का था, 26 कैंडिडेट थे, 26 लोगों ने आवेदन दिया पार्टी को कि मैं भी उम्मीदवार बनना चाहता हूँ। तो 26 लोगों में कहीं न कहीं सारे लोग थे। ऐसा थोड़ी था, नाराज़गी अगर जिनको होनी थी तो 26 में किसी एक को होता तो 25 लोग नाराज़ होते।
तो होना का तो होता, लेकिन धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ पट गई। सारे लोग टाइगर जयराम के इस काफिले में शामिल हो गए कि हर परिस्थितियों में हम टाइगर जयराम के साथ हैं। इक्के दुक्के लोगों को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे लोग हैं, एक साथ हैं, काम कर रहे हैं। जयराम महतो अपने मन से हमेशा कहा करते थे कि हम अलग राजनीति करेंगे। हर बार उन्होंने कहा, हर बार लोगों को समझाया कि हम जिस तरह से लोग 24 साल से राजनीति करते आ रहे हैं वो राजनीति हम नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम घूम फिर कर देखें तो जयराम महतो उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे सभी पार्टियां चल रही हैं। उस दल के नेता इस दल में आ रहे हैं, आपके दल के नेता दूसरे दल में जा रहे हैं। तो क्या लोगों को अलग मिलेगा? जो लोग सोचे थे कि हम जयराम महतो में अपना भविष्य दिख रहा था, विस्थापितों को अपना दर्द दिख रहा था, कि भविष्य दिख रहा था कि कुछ जयराम महतो कुछ करेंगे, लेकिन वो भी तो उसी लाइन में चल पड़े। देखिए, मैंने कहा ना, ये जेल के मगर बना तो बहुत सारे लोग जो दलों से विक्षुब्ध थे, जो दलों में अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, सारे दलों के लोगों ने अपने को उपेक्षित अगर महसूस किया तो कहीं न कहीं किसी दल से आए हुए लोगों का एक मजबूत कुनबा बन गया जेल कैम्प। और जेल कैम्प है कि बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों का जमावड़ा। जमावड़ा का मतलब उसको नहीं कहता कि सारे लोग एक जगह हैं, और कहीं न कहीं उनको झारखंड की मिट्टी से प्रेम है, और जिनको अपनी झारखंड की मिट्टी से प्रेम है वो सारे लोग एक जगह हैं। यही उनको जमावड़ा का शब्द, यही हम कह सकते हैं। तो शिबू सोरेन, दिसुम गुरु कहे जाने वाले, झारखंड आंदोलनकारी कहे जाने वाले, वो भी तो माटी और झारखंड की बात करते हैं। देखिए, ये बहुत लंबा मुद्दा, बहस का मुद्दा है। जेएमएम ठीक है, पुरानी पार्टी है, आंदोलनकारी पार्टी रही है, लेकिन परिस्थितियाँ थी कि पीवी नरसिम्हा राव के समय में अगर जेएमएम गलती नहीं की होती, उन पर भ्रष्टाचार के बू नहीं आते, तो शायद झारखंड अलग राज्य का जो मुद्दा था उसी वक्त सुलझ गया होता। ये तो एक बड़ा राजनीतिक इशू है, सवाल है। सब लोग जानते हैं कि अगर वो सारे जेएमएम के लोग अगर उस वक्त थोड़ी सी अगर नाराज़गी जाहिर करते कि मैं आपकी सरकार को बचा लूँगा, मुझे झारखंड राज्य अलग कर दो, ख़त्म हो गया था मुद्दा। लेकिन उन्होंने झारखंड की अस्मिता को, झारखंड की पहचान को, या फिर झारखंड की भावनाओं को बेचने का काम किया। तो रीजनल इश्यू हो सकते हैं, कुछ सवाल हो सकते हैं जिन सवालों पे वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो माना, पूरे झारखंड के अंदर लोगों ने माना कि अगर पीवी नरसिम्हा राव के समय में अगर वो थोड़े से अड़ जाते, उनकी सरकार बचानी थी, तो शायद भ्रष्टाचार के बू उन पर नहीं आते, छींटे नहीं पड़ते। जब आप बीजेपी में थे, 10 साल सांसद प्रतिनिधि रहे, लोग ये सवाल सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि 10 साल में सांसद प्रतिनिधि रहते हुए विस्थापितों के लिए क्या काम किया आपने? देखिए, मैंने कहा कि मैं सांसद तो नहीं था ना, सांसद प्रतिनिधि के तौर पर क्या योगदान रहा आपका? हमारा ये कहने का मतलब था कि सांसद प्रतिनिधि के तौर पर आपका क्या योगदान रहा 10 साल? चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना आप सांसद प्रतिनिधि रहते हुए खुला है। देखिए, ये योगदान की बात कर रहे हैं कि जहाँ तक मेरे सांसद प्रतिनिधि का सवाल है, तो एक प्रतिनिधि की क्या हैसियत होती है, और जो वहाँ के हैसियत है, जो वहाँ के इशूज हैं, जो वहाँ के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से, मजबूती से उठाया। लेकिन मैं तो सांसद नहीं था। अब मेरी बातों को कोई अनसुना कर दे तो मैं उसके लिए गुनाहगार नहीं हो सकता हूँ, ये बात है। लेकिन इस सब मसले को लेकर कभी जयंत सिन्हा से बात होती थी कि वहाँ कई दफ़ा हम लोगों ने इन सवालों को प्रमुखता से रखा। मैंने कहा कि मेरा क्षेत्र जल रहा है, मेरा केरेडारी में यह सवाल है, चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना है, केरेडारी कोल ब्लॉक है, बादम कोल ब्लॉक का जो मामला है, ये सब जो इशूज हैं, और भी चंद्रगुप्त कोल परियोजना का जो मामला है, हम लोगों ने कहीं न कहीं इसको प्रमुखता से उठाने का काम किया। रैयतों के सवालों को उठाया, चाहे वो कट ऑफ डेट का मामला हो, चाहे और भी जो मुआवजा का सवाल हो, गैरमजरूआ ज़मीन का सवाल हो। हम लोगों ने कहा कि सांसद महोदय, गैरमजरूआ ज़मीन का जो मामला है, अभी सैकड़ों सालों से किसान उस क्षेत्र में गैरमजरूआ ज़मीन का जोत आबाद कर रहे हैं। तो गैरमजरूआ ज़मीन का एक बहुत बड़ा इशू है, और टोकन मनी के नाम पर अभी जो जितनी कंपनियां हैं जो खनन कार्य कर रही है, उन कंपनियों के जो सहायक जो कंपनियां हैं जो खनन का काम ठेके में लिया, MDO जिसको हम कहते हैं, तो वो टोकन मनी के रूप में 1 लाख 2 लाख रुपया किसानों को देना चाहती है। एक GM लैंड का दे भी रही है।
तो हम लोगों ने पूछा कि ये तो एक तरह से आप है कि प्रलोभन दे रहे हैं। हम लोग तो मान के चल रहे हैं कि आप इन सवालों को, चूँकि एक गैरमजुर्वा ज़मीन का जो मामला है वो सिर्फ इन क्षेत्रों का मामला नहीं है, ये पूरे राज्य का मामला है कि सरकार ने इस सवालों पर, गैरमजुर्वा ज़मीन के सवाल पर उनका एक पहले का एक हम लोगों ने चिट्ठी दिखाया कि पूर्ववर्ती सरकारों का जो एक फैसला है हमारे हाथों में है, देखिए मेरे हाथों में है। हमने एक त्रिपक्षीय जो वार्ता हुई उसमें डीसी मैडम, हमारे सांसद, विधायक सारे लोग थे। हम लोगों ने दिखाया कि यह सरकार का आदेश है गैरमजुर्वा ज़मीन के सवाल पर, तो इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता है। उन किसानों को उनका हक मिलना चाहिए कि अगर रहती गैरमजुर्वा ज़मीन उनके दखल कब्जे में है, उनके पास कागजात हैं, जोत आबाद है, उस पर काबिज हैं, घर बनाए हुए हैं, अपनी ज़मीन जोत रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और जैसे इतना ही सवाल नहीं है, वो गैरमजुर्वा ज़मीन के सवाल पर जैसे वो पकरी बरवाडी कोल ब्लॉक के अंदर भी गैरमजुर्वा ज़मीन का भुगतान रैयतों को किया गया, या फिर बगल में जो एनटीपीसी पावर प्लांट है, टंडवा नॉर्थ कनपुरा पावर प्लांट है, वहाँ भी किसानों को गैरमजुर्वा ज़मीन का भुगतान किया गया। तो मेरे केरेडारी और बड़का गांव में फिर से क्यों नहीं भुगतान हो सकता है? ये सवाल आपने जयंत सिन्हा से? जी, हमने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर भी इन सवालों को आप उठा सकते हैं, उठाइए, पूरे राज्य का सवाल है। लेकिन क्या जवाब आया उनकी तरफ से? वो तो अब उनका मामला है। मैंने कहा कि मैं एक प्रतिनिधि हो सकता हूँ, मैं एक प्रतिनिधि था, मैं सांसद तो नहीं था, लेकिन हमने बात पहुंचाई वहाँ जी, उन सवालों को काफ़ी प्रमुखता से उन तक पहुंचाने का काम किया कि सांसद महोदय, हमारे क्षेत्र के ये इशूज हैं, ये सवाल हैं, और ये सवाल ऐसे वैसे सवाल नहीं है, हमारे उस क्षेत्र के रैयतों का सवाल है और उनके दिल को छूने वाला, उनके भावनाओं को छूने वाला ये सवाल है कि चाहे वो मुआवजा का सवाल हो, कट ऑफ डेट का मामला हो, गैरमजुर्वा ज़मीन का मामला हो, ये बहुत तरह का मामला है। अगर आपको जनता चुनकर अगर झारखंड विधानसभा भेजती है तो पहले 3 ऐसे काम क्या करेंगे आप? मैंने कहा ना, विस्थापन के सवाल पर मैं मुखर होकर पहले उस क्षेत्र के रैयतों के साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही है, मैं उन सवालों को लेकर आगे बढ़ूंगा। वो चीज़ तो अभी भी विधायक जी कर रही हैं, जो स्थानीय विधायक हैं अमर प्रसाद, वो भी विस्थापन का वो बात तो सदन में उठाती हैं, वो अलग क्या होगा? वो सब इशूज हैं, और ईडी के जो रेड हैं, मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, और ईडी के जो रेड हैं इस बात के सबूत हैं कि छींटे जो भ्रष्टाचार के आप पर लगे हैं, करप्शन के लगे हैं, ईडी की जो नज़र आप पर पड़ी है, क्यों पड़ी है? इतनी अकूत संपत्ति आपके पास कहाँ से आई, बता सकते हैं आप? ये सवाल हैं, और मैं विशेष बहुत ज़्यादा किसी कहती में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप ईमानदारी से इन सवालों को उठाने का काम करती, तो खासकर बड़कागांव केरेडारी में जो विरोध हो रहा है, उनका किन सवालों पर विरोध हो रहा है? विरोध इन्हीं सवालों पर हो रहा है कि आप कंपनी की सिर्फ अगर उनके हक की बात करना, रैयतों के हक की बात करना चाहते हो तो दिखावटी करते हो, ईमानदारी से नहीं करना चाहते हो। आपका कहने का मतलब है सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है? जी, प्रमुखता से नहीं उठाया? नहीं, हम नहीं बोलते हैं। हम बोलेंगे तो लोग कहेगा कि ये विरोधी दल का है इसलिए बोल रहा है। उस क्षेत्र के जो रैयत हैं, उस क्षेत्र की जो जनता है, प्रभावित लोग हैं, विस्थापित लोग हैं, उनके अंदर की ये आवाज़ है कि इन्होंने प्रमुखता से या फिर मजबूती से इन सवालों को नहीं उठाया। आपने 2 चीज़ कहा, आपने एक अभी विधायक जी के, जो स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस विधायक, उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। आप सांसद प्रतिनिधि रहे हैं 10 साल, आप सांसद के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। तो फिर जनता के मुद्दे को समाधान कैसे होगा अगर आप सरकार नहीं बनाते हैं? अगर टाइगर जयराम महतो की अगर सरकार नहीं बनती है तो कानून कैसे बनेगा? देखिए, सरकार बनाना समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन आप उन सवालों को अगर प्रमुखता से सदन के अंदर रखते हैं तो सदन को भी मजबूर होना पड़ेगा कि अगर कोई हमारा मेंबर, हमारा सदस्य अगर इन सवालों को उठा रहा है, उस क्षेत्र की आवाज़ है, चूँकि हम उस क्षेत्र की आवाज़ हो सकते हैं, हम उन क्षेत्र के सवालों को प्रमुखता से अगर उठाते हैं सदन के अंदर, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा उस सवालों पर विचार करने के लिए, या फिर उन सवालों को प्रमुखता से उनका हल करने के लिए। तो ये तो आंदोलन करके भी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता था? बनाया जा सकता है, लेकिन सदन के अंदर उसकी आवाज़ कौन बनेगा? जो प्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, उन सवालों को प्रमुखता से वही उठा सकता है वहाँ। दूसरा ऐसे काम, दूसरा विस्थापन हो गया, विस्थापन को लेकर आप करेंगे। दूसरा उसी से जुड़ा जो रोजगार है, दूसरा जो रोजगार का जो सवाल है, एक बड़ा सवाल है।
अभी सरकार ने जो फैसला किया है कि किसी भी कंपनी में 75% स्थानीय लोगों को हम रोजगार देंगे। मेरा दावा है और मेरा एक क्वेश्चन है कि इन सवालों को किसी भी एमडीओ जो हैं या फिर जो कंपनी जो काम करा रही है, आप जाके एक सर्वे करके हमको आप बता दीजिए कि उसमें 75% सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उनको नौकरी मिला, नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं दर्द है, यह नाराजगी का कारण है कि अगर सरकार फैसला करती है तो उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो मातहत हैं, उनको इस बात के लिए भी सचेत रहने की आवश्यकता है कि अगर सरकार ने यह फैसला किया है तो वो लागू हुबहू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से लागू नहीं हुआ? नहीं, मेरा दावा है, हम अभी कैमरे के सामने इन बातों को कह रहे हैं कि आप एक सर्वे कीजिए, उनको मांगिए या फिर उनको दिखाने का ये कीजिए कि आपके अंदर जितने कामगार हैं, काम कर रहे हैं, वो स्थानीय है कि वो कितने लोग स्थानीय हैं, जो प्रभावित हैं, जो विस्थापित हैं, जो जिनको उस वहाँ के खादान खुलने के बाद उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा जो विकास, डेवलपमेंट, अभी जो हम लोग क्षेत्रों में, जो सुदूर क्षेत्रों में हम लोग घूम रहे हैं, वहाँ हम लोगों ने पाया कि विकास की जो किरण है अभी निचले स्तर तक, जहाँ सुदूर क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, वहाँ सड़क की जो समस्या है, स्वास्थ्य की जो समस्या है, पेयजल की जो समस्या है, एक बड़ी समस्या है। तो ये चीज़ें आपको लग रहा है धरातल पे नहीं दिख रही है? धरातल पर नहीं दिख रही है। डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को घूमना चाहिए और गाँव सुदूर क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी परेशानियों को ध्यान देना चाहिए। जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप अपनी तीनों प्रखंड में दौरा कर चुके हैं, हम ये तीसरे प्रखंड में हैं, पतरातू प्रखंड में हम यहाँ बैठे हैं। क्या रिस्पांस निकल के आ रहा है? लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मैंने कहा ना कि पूरे क्षेत्र के अंदर, और ख़ासकर आप से मुलाकात हमारी हुई है अभी, और वो पतरातू प्रखंड का चैनगड्डा एक जगह है, और लगभग 9 साढ़े 9 बजे रात्रि में वो जो सैकड़ों गांव के जो ग्रामीण है, महिला है, पुरुष है, सब लोग इस बात के लिए हम लोगों के स्वागत के लिए तैयार थे। लगभग 4 घंटा लोग वेट करके भी कि मैं अपने कैंडिडेट से बात करना चाहता हूँ, जेल के केएम का जो कैंडिडेट है उससे बात करना चाहता हूँ। तो ये इस बात का संकेत है कि लोगों का जो हुजूम है, या लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और बदलाव का यह संकेत है कि लोग बहुत संख्या में उन क्षेत्रों में हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रचार में जा रहे हैं, या वो जो अपने क्षेत्र की जो समस्या है उस क्षेत्र की समस्या को प्रमुखता से दिखा दे रहे हैं कि ये विकास है। आज़ादी के बाद भी अगर उन क्षेत्रों में, गाँवों में सड़क नहीं है, पेयजल का समाधान नहीं है, सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, तो ये इस बात के संकेत हैं कि कहीं न कहीं गाँव के अंदर उनकी उपेक्षा हुई है। ये इस बात को हम लोग मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द पंचायत न्यूज़ को समय देने के लिए, इतने रात को भी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपकी टीम को कि इन सवालों को कम से कम आप लोगों ने राइज करने का काम किया कि जो क्षेत्र के सवाल हैं, इशूज हैं, कि आखिर हमारे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से इशू हावी हैं जिन सवालों पर जनता करा रही है। इन सवालों को आप लोगों ने उठाया, जनता के बीच ले जाने का काम किया। इसके लिए मैं आपकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। आप क्या सोचते हैं, इनके जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। जोहार।